connecting communities around the world. ACE TV, always ahead. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, जहाँ पे आज हमारे साथ हमारे शहर की एक जानी-मानी शख्सियत जो इमिग्रेशन टू कनाडा, नॉट ओनली जस्ट कनाडा बट अक्रॉस द ग्लोब हमारे साथ मौजूद है। और वो अपना करियर स्टार्ट किए हैदराबाद से, इंडिया से, देन कनाडा, यूएस, सारी दुनिया घूम के वापस अपने ही फेलो सिटीजन्स को यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के हेल्प करने के लिए उनकी अपनी ऑफिस हैदराबाद लंगर हाउस में है। नन अदर देन सैयद सफदर हुसैन जैदी साहब आज हमारे साथ मौजूद है, जो लाइसेंस्ड RCIC मेंबर है, CCIC एंड CICC। तो दोस्तों, हम जानेंगे, चूंकि हम जानते हैं बहुत सारे सवाल आप तमाम लोगों के भी है जो अपने बच्चों को कनाडा ऑलरेडी भेज चुके हैं या कनाडा में स्ट्रगल कर रहे हैं या कनाडा जाना चाहते हैं। नॉट ओनली जस्ट कनाडा बट अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली अबाउट इमिग्रेशंस वी आर गोइंग टू टॉक टू मिस्टर सफदर हुसैन जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई लाइक टू वेलकम यू टू दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। हमारे नाजरीन जो है बड़े बेचैन हैं, स्पेशली हर यूथ का ये ड्रीम होता है और हर पेरेंट्स का ये ड्रीम होता है कि वो अपने बच्चों को भेजे, अपने मुस्तक़बिल को रोशन करें, जाके तरक्की करें। दुनिया तो अल्लाह सुब्हान तआला की बनाई हुई, कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे नाज़रीन। जी, मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन जैदी है। Like I'm a master's from UK. I've traveled to UK. I've been to Germany and almost all parts of the globe, working in my early career. And later on, I landed in Canada for immigration, and then I took my immigration and finally became a Canadian citizen. Although I had everything in life, what motivated me to move back to India is my parents and my family, which I value a lot. And that is the difference between any Western country or Indian country. So I moved back here, and then I noticed like there is a big vacuum for prospective applicants who are being cheated to various immigration consultancies. Just to fill that void, and I found that there is a vacuum here which can be accommodated. And that is the reason I went ahead and took my education in immigration law through Humber College, and then I got certified with ICCRC, and I became a regulated Canadian immigration consultant. And I've been practicing as a regulated immigration consultant since 2013. And let me tell you very clearly, like, I was the first person almost in South India. There were no regulated immigration consultants, even in bigger cities like Mumbai, Bangalore, Chennai, Bangalore, everywhere. Like I was the first one with almost 12 to 13 years of rich experience. I thought of contributing back to my society, and for that reason, I started Dreams Abroad in India and started helping out people who are needy in this world. यहाँ पे लोग लाखों रुपये डिमांड करते हैं, जो कई लोग चीट हो गए हैं, ड्यूट हो गए हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद भी प्रॉब्लम हुई। तो लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल क्या कॉस्ट होती है इमिग्रेशन और कैनेडियन वीज़ा लेने के लिए, चाहे विजिट हो, स्टूडेंट हो या इमिग्रेशन। तो आप इस ताल्लुक से बताएं कि कैसे। जी, हमारे पास लेटली काफ़ी केसेस आ रहे हैं, खासतौर पर हैदराबाद पुराने शहर के भी है, न्यू सिटी के भी है, where many unauthorized consultants, which are illegal by any means, because if someone is not a licensed consultant, they are not supposed to practice in this particular field. It's a jailable offense. In fact, millions of dollars का fine भी है, but people do practice. So वैसे consultant कई लोगों के फाइल्स बना रहे हैं, उनको इतना तक पता नहीं है कि उनके फाइल पे क्या लिखा जा रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट बताई जा रही है, कहाँ रहते बताया जा रहा है, क्या मैरिटल स्टेटस बताया जा रहा है, क्या जॉब है, क्या बिजनेस है। बस एजेंट हर चीज़ भर दे रहा है और ये लोग साइन कर दे रहे हैं। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट से खेल रहे लोगों की। इनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं इमिग्रेशन में या एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में। ये लोग करते क्या है कि 10 एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें से एक लग जाता है तो एक आदमी से 4 लाख या 5 लाख निकलवा लेते हैं।
ये ऐसा बताते हैं कि हम अंदर कुछ करके वीज़ा दिलाए हैं, वरना 9 लोगों को तो ये लोग सॉरी से काम चला लेते हैं। तो ये चीज़ को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कई लाखों लोगों से तोड़ रहे हैं, जबकि इसके ऊपर इतना खर्चा नहीं है। कनाडा का जो विजिट वीज़े की फ़ी है वो बिल्कुल $100, थोड़े वीज़े के $150, समथिंग है, 10,000 के आसपास, 20,000 का नहीं। अब प्रोफेशनल फीस में आप लीजिए, नॉमिनल लीजिए, जो लोग अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं उनको आप इस हद तक चीटिंग कर रहे हैं कि लाखों ले रहे हैं। तो हमारी ये चीज़ हम देखें कि मार्केट में ऐसा एक्सप्लॉयटेशन है। फॉर दैट रीजन वी स्टार्टेड इन द वर्ल्ड एंड वी चार्ज वेरी नॉमिनल फॉर पुअर पीपल आल्सो, इट इज वेरी अफोर्डेबल। अगेन जहाँ पे लाइसेंस्ड कंसल्टेंट की बात हो रही है, तो ये अनलाइसेंस्ड कंसल्टेंट एंड RCIC, ये डिफरेंस क्या है? व्हाट डज RCIC स्टैंड्स फॉर? बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट जब नोटिस करी कि कई फेक कंसल्टेंट्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज लोगों को बेवकूफ़ बना के लाखों रुपए दे रहे हैं और उनके फाइल ख़राब कर रहे हैं, अच्छे जेन्युइन एस्पिरेंट्स के, कई नॉलेज नहीं रहती है लोगों को, दे आर नॉट प्रोफेशनल पीपल। तो वैसी सूरत में जब चीटिंग बहुत बढ़ गई तो कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा निकाली है कि वो लोग रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को जो है सो फील्ड में लाए हैं, जो ये प्रोफेशन में ट्रेंड है, जो उनका क्वालिफिकेशन 2 साल का डिप्लोमा रहता है उनका, जिसमें इमिग्रेशन लॉ की ट्रेनिंग होती है और एवरी ईयर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, इमिग्रेशन के रूल्स उनका अपडेटेड रहते हैं। तो कैनेडियन रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट बेसिकली रेगुलेटेड है, जैसा लॉयर्स रेगुलेटेड होते हैं, बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, दे आर अकाउंटेबल। तो हम वी आर अकाउंटेबल, एवरी एडवाइस इज अकाउंटेबल, एवरी फॉर्म व्हिच वी फिल आर अकाउंटेबल। फॉर दैट रीजन लाइसेंस कंसल्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स की बात हो रही है, रेगुलेटेड कंसल्टेंट, तो एक आम आदमी जो अपनी बिजी लाइफ में अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ा रहा है, पैसे जमा कर रहा है अच्छे मुस्तकबिल के लिए, तो कैसे फिगर आउट करेंगे कौन ऑथराइज्ड है और कौन नहीं? इसका बेसिकली बहुत सिंपल है। आप IRCC जो गवर्नमेंट की बॉडी है विच इश्यूज वीजाज एंड एवरीथिंग, आप IRCC में जाइए, फाइंड ऑथराइज कंसल्टेंट मारिए और आपका सिटी मारिए, आपको मेरा नाम आपका नजर आएगा। आप वैसे दूसरे इंडिया भी सर्च कर सकते हैं, तो इंडिया में और भी कौन है आपको पता चलेगा। वर्ल्ड वाइड आप जो भी सिटी में रह रहे हैं, जैसा दुबई में रह रहे हैं, यदि आप ऑथराइज कंसल्टेंट इन दैट पर्टिकुलर सिटी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप क्यों समझते हैं कनाडा अभी भी नंबर 1 कंट्री है माइग्रेट होने के लिए या पढ़ाई के लिए, और इसके लिए क्या क्या तरीके अवेलेबल है वहाँ पहुँचने के लिए? देखिए, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है या हमारे जो लोकल मिनिस्टर्स भी है, कई बार आप उनको बोलते सुने होंगे कि इंडियन इंजीनियर्स के पास स्किल्स नहीं है, एम्प्लॉयबल स्किल्स। तो वेस्टर्न एजुकेशन, खासतौर पे कैनेडियन एजुकेशन ऐसी होती है कि इफ़ यू ग्रेजुएट आउट फ्रॉम इवन अ कॉलेज, लीव अलोन अ यूनिवर्सिटी और एनीथिंग, आप जब पढ़ के निकलते हैं तो आपको इतना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिखाते हैं कि जैसे जॉब पे आपको विदाउट एक्सपीरियंस भी यू कैन गो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ फुल-फ्लेज्ड अकाउंटेंट और एन इंजीनियर इटसेल्फ। तो ये कैनेडियन एजुकेशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस है। वो लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, सिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास वो लेवल ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन में और उतनी अच्छी नहीं आई है, सिवाय थोड़े IITs आए हैं, मतलब नामचीन यूनिवर्सिटीज़ के। बट वेयरएज इन कनाडा majority of these institutions, they have got world class facility and there's no comparison basically. What's your experience, आपका तजुर्बा एप्लीकेशन इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को लेकर कैसा है, कैसा रहा, और अभी तक आप कितने प्रोसेसिंग कर लिए हैं, कितने लोगों को कनाडा भेज चुके हैं, और आपका कैसा क्लाइंट बेस एक्सपीरियंस रहा? बेसिकली क्योंकि मैं रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, आप कई कंसल्टेंसीज में जाकर देखते होंगे कि सौ हज़ारों फीचर्स लगे हुए। हम रेगुलेटेड रहने की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन है क्लाइंट की प्राइवेसी, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी जो रहती है वो एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। इवन स्पाउस से शेयर नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल यू हैव गॉट अ कंसेंट फ्रॉम कस्टमर्स, दे कैन नॉट शेयर देयर वीजा कॉपी एंड ऑल दैट। तो वी स्ट्रिक्टली फॉलो इट। हम अपने 12 साल 13 साल के तजुर्बे में मैं समझता हूँ सैकड़ों और हज़ारों लोगों को माशाल्लाह से भेज चुके हैं कामयाबी से। और हमारे क्लाइंट नासिक हैदराबाद से है, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउअडेज।
तो हमारे हर स्टेट से बेसिकली, इवन नॉर्थ से भी हमारे काफ़ी क्लाइंट हैं, लोग उनके कॉल करते हैं बहुत ज़्यादा। हमको कस्टमर को रीच आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कस्टमर को हमारे पास आगे। कैनेडियन वीजा रूल्स जो टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं या होते हैं अपडेट्स, तो ये आप कैसे अपने आप को जो है अप टू डेट रखते हैं? इसमें दो चीज़ होते हैं, एक तो IRCC से जो अपडेट्स आते हैं वो तो हमें लाइसेंस कंसल्टेंट रहने की वजह से हमारे ईमेल में अलर्ट आते हैं, उनसे कोई रूल्स चेंज हो रहे हैं, कोई मिनिस्टर्स कोई टॉपिक पे अगर बात कर रहे हैं तो ये हमको पता चल जाता है। इन एडिशन टू दैट गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ऐसा रूल बनाई है, CICC खास तौर पे, कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट 12 साल पहले पढ़ लिए और उसके बाद उनकी नॉलेज की अपडेट नहीं हुई, वैसा नहीं है। तो हमारे पास एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोल के 16 क्रेडिट्स एवरी ईयर आपको लेना पड़ता है, तो हमारी नॉलेज अपडेट भी रखना पड़ता है और हमारे प्रोफेशन के लिए ज़रूरी भी है। तो CPD के थ्रू हम लोग अपने आप को अपडेट होंगे। अभी इतना सारा वॉल्यूम में कनाडा स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स एंड विजिटर्स का हुआ है वहाँ पे, और जो नेगेटिव वाइब जो चल रही है और वहाँ पे जो हुजूम बढ़ गया है, तो इस ताल्लुक से आप बताएं कि वो क्या चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? लेटली थोड़ा इंडिया और कनाडा में पॉलिटिकली भी जो है सो हालात ठीक नहीं है, बट इट डिड नॉट अफेक्ट वीज़ा इन इंडिया। जितने लोग पहले जाते थे अभी भी उतने जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा का जो रूल है वीज़ा का, इट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया एंड एनी पर्सन फ्रॉम एनी नेशनलिटी कैन क्वालिफाई। दे आर नॉट बायस से समझे इंडिया से ताल्लुकात खराब है तो हाँ इंडिया का आदमी अप्लाई नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। तो एक अथर्व आप जो अच्छा सवाल पूछे कि नेगेटिव वाइब्स है, एवरी अदर डे यू फाइंड न्यूज़ अबाउट कनाडा की वहाँ पे हाउसिंग का क्राइसिस चल रहा है। डेफिनेटली आई डोंट वांट टू डिनाई दैट। हाल में ये हो गया था कि कैनेडियन गवर्नमेंट कई कॉलेजेस को परमिशन दे दी थी, मतलब एक ही कॉलेज मल्टीपल कैंपसेस खोल के रिक्रूट कर रहे थे, उससे हज़ारों बच्चे आ गए और इमिग्रेंट्स इतने आ गए कि उनकी हाउसिंग मार्केट को कोप नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उनका थोड़ा इंटरनल इम्बैलेंस हो गया। बट कैनेडियन गवर्नमेंट क्विकली रियलाइज दैट एंड उन्होंने अपना इंटेक कम करे, और जो इंटेक उतना भी कम नहीं करे क्योंकि जितने उनको लाखों लोग होना है एवरी ईयर तो होना ही है, उसके बगैर उनका नहीं होता। मैनेज दिस क्राइसिस वेरी वेल बिकॉज Canada is a developed country and they have got statistics department. They do all kind of analysis what need to be done. उसके हिसाब से I'm sure in a year or two everything affordable हो जाएगा। लोगों को बोलना चाहता हूँ कि only the dead fish stream के साथ रहती है, जो जिंदा फिश होती है वो उल्टे डायरेक्शन में। तो जब लोगों का नेगेटिव पब्लिसिटी जब है, आप वही टाइम कनाडा जाइए और अपना कैरियर बनाइए, आपको लिए दुनिया आसान हो जाएगी 1-2 साल के बाद। तो यू टेक दिस एज अ चैलेंज, यू गो देयर, आई एम श्योर 100% जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे यू हैव दैट अर्ली कम इन एडवांटेज। सर, जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं वो समझते हैं कि वहाँ पे जॉब मार्केट उनको रेड कार्पेट से वेलकम करेगी और वहाँ जाने के बाद फिर एक डिफरेंट पिक्चर फेस करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या प्रिपरेशन करके जाना चाहिए या फिर उनके लिए क्या चैलेंजेस है? जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपके माँ बाप आपसे इनकम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वैसे ही कनाडा में भी जब आप पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में। तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, है आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं बट बेसिकली यू आर गोइंग फॉर स्टडी। आप अपने आप को डेवलप करो, कंप्यूटर कोर्सेज करो, दौरान में सर्टिफिकेशंस एक्वायर करो साइमल्टेनियसली पढ़ते पढ़ते, वो आपको जॉब में आगे चल के काम आता। यू आर इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल बेसिकली, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आप अपने आप को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करो। तो डोंट थिंक दिस एज अ प्राइम वर्किंग फेज इन योर लाइफ। प्राइम वर्किंग फेज जब आएगा जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो। ये सब हार्डशिप से हर एजुकेशन, हम भी अपने दौर में जब पढ़ने गए थे बाहर तो हमको भी और जॉब करना पड़ा, हमको भी ये मरहलों से गुजरना पड़ा। तो बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि मेंटली स्ट्रांग रहिए, चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, लेना है, और अपने यहाँ से भी जब जा रहे हैं आप कुछ स्किल्स लेके जाइए अपने साथ। ऐसे कई जगह है लोगों की सोच वहाँ जाके रुक जाती है कि मैं या तो गैस स्टेशन में काम करूँगा या कन्वीनियंस स्टोर में काम करूँगा। कई इंडस्ट्रीज है, माइनिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अनटैप्ड है, जिसमें अपने लोगों को अवेयरनेस नहीं।
तो कोई ना कोई फील्ड में आप टेम्पररी 2 महीने 4 महीने कुछ सीखिए ताकि आपको वहाँ पे एब्जॉर्प्शन में आपको जॉब में आसानी हो। जाने से पहले 2 महीने 3 महीने में कुछ भी कोर्स करेंगे। बहुत बड़ी अच्छी बात आप ये बताएं कि इंस्टेड ऑफ focusing on making money while studying, it's better to focus on studies and get qualified so that they can make money throughout the career. ये बड़ी सही बात है। मैं समझता हूँ आमतौर पे सब लोग चाहते हैं कि ये करें, लेकिन किसी के हालात भी जो है फाइनेंशियली या जो है थोड़े ब्रोक होते हैं, तो उनके लिए अब तो ज़रूरी हो जाता है कि वो मेहनत करें। तो हमारे शहर के कई ऐसे लोग हैं जो माँ बाप सारी मेहनत करके भिजा देते हैं और वहाँ पे बच्चे अपनी मेहनत से करते हैं। तो आप समझते हैं जॉब मार्केट भी बेटर होगी कनाडा? देखिए, कनाडा हाल में कनाडा के यूएस से रिलेशन भी थोड़े खराब है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आए से वर्ल्ड वाइड इज टॉकिंग अबाउट टैरिफ्स एंड कनाडा का 70% ऑफ द ट्रेड इज डिपेंडेंट ऑन यूएस। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, मगर मैं ये बोलता हूँ कि कनाडा अगर स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ऑयल एंड गैस टू यूरोप और एनी अदर country in the world, Canada will not get affected with whatever US takes decision. It's a stable country, over the time tested, it has come out of all these crises. और basically Trump का जो tariff है, every country is scared. So Canada is not just the only case. नाजरीन, प्रोग्राम में हो गया है अब वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा प्रोग्राम सैयद सफदर हुसैन जैदी साहब के साथ और जानेंगे कनाडा के बारे में। Connecting communities around the world. ACE TV, always ahead. नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आप जो प्रोसेस है माइग्रेट होने का, हाउ डू यू कंपेयर लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा एंड टू यूएस, और जब तक सेटल होने में एंड वीजा प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? एक चीज आपको क्लियरली बताऊं, यूएस वाज कॉल्ड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आप यूएस का एनालिसिस करें कि एवरी ईयर मिनिमम से फॉर एग्जांपल अबाउट 2 लाख स्टूडेंट्स गो टू यूएस एवरी ईयर। आउट ऑफ दैट यूएस H1 कितने लोगों को देता है? 65,000 पीपल मेक इट टू द H1 स्टेज। और माइंड इट, नॉट ऑल 65,000 पीपल आर फ्रॉम इंडिया। तो 2 लाख स्टूडेंट जा रहे हैं और 30-40 हज़ार लोगों का H1 आ रहा है। फिर H1 से जब ग्रीन कार्ड में ट्रांसिशन होता है तो एवरी कंट्री हैज गॉट अ कैप। 9,800 के आसपास इंडियंस को जो स्किल्ड रहते हैं उनको इमिग्रेशन मिलता है। तो इमेजिन हर लेवल पे जो आपके कट करते हुए आ रहे हैं, अबाउट 10,000 पीपल आर मेकिंग टू द ग्रीन कार्ड। वेयर एज इन कनाडा, आप कनाडा में देखेंगे कि कनाडा को इमिग्रेंट्स की जरूरत है। एवरी ईयर 3 लाख 4 लाख आदमी उनको होना है जस्ट टू रन देयर कंट्री। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इन कनाडा, बिकॉज सीनियर पॉपुलेशन बहुत है उनके पास जो रिटायर हो गए हैं, उनके हेल्थ नीड्स को फंड करना है, उनके पेंशन्स को फंड करना है। Unless and until new people come in Canada, work and contribute in their taxes, how will the government support this aging population? For that reason, Canada ka immigration is always open. One or the other government may reduce the number of intake for a few thousands, but overall they need lakhs of people every year. So people who are already also who are interested in immigration, they should take this advice. Never leave your Canadian dreams halfway through. When we talk about dreams abroad and the dream about settling in Canada, तो सवाल आता है हमारे वालिदैन एंड जो एस्पिरेंट्स है यूथ हमारी, या फिर मैरिड कपल्स है जो रिटर्न आ रहे हैं मिडल ईस्ट से एंड ऑल, तो उन तमाम लोगों के लिए कौन से रास्ते हैं जो कनाडा पहुंच सकते हैं, सेटल हो सकते हैं वहाँ पे? कनाडा में मल्टीपल वीज़ाज होते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे एक तो डायरेक्ट यहाँ से आदमी इमिग्रेशन पे ही बन जाता है, दूसरा होता है विजिट पे जाता है। आप जाइए, देखिए, एम्प्लॉयर से मिलिए, आपकी फील्ड में कन्विंस वन ऑफ द अदर एम्प्लॉयर देयर, गेट अ LMIA, देन वी कैन गेट योर वर्क परमिट स्टैम्प फ्रॉम यू। एक तो वर्क परमिट पे जा सकते हैं, एक तो विजिट पे जा सकते हैं, एक तो स्टूडेंट पे जा सकते हैं। स्टूडेंट के बाद फिर आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे।
then your student gets translated. After translation, your student visa will go on to immigration and work permit and other things. इवैल्यूएशन होता है, क्वालिफिकेशन, वो क्या सिस्टम? बेसिकली वो जो इवैल्यूएशन होता है वो इमिग्रेशन के वास्ते होता है। उसमें देखते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी क्या है, इंग्लिश में आप कितने माहिर, या आपके कोई रिश्तेदार या स्पाउस IELTS लिखे हुए हैं या कोई और इंग्लिश एग्जाम लिखे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखे जाते हैं इमिग्रेशन देने के लिए। आइल्स बड़ा एक मिथ है हमारी यूथ में। कई लड़कों से मैं बात करता हूँ, बोलते वो आइल्स लिखना है, बोला क्या फिगर की बात है। तो आप जरा थोड़ा आइल्स के बारे में बताएं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बिगिन विद। देखिए, आइल्स एक ऐसा एग्जाम है, आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, बट द फीस इज समवेयर अराउंड 10,000 के ऊपर होती है, तो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू राइट वन अगेन एंड अगेन। व्हाट आई टेल पॉसिबल पीपल हु वांट टू राइट IELTS कि IELTS हार्ड नहीं होता है। आप इंग्लिश में बात करते हुए बड़े नहीं हुए होंगे या आपके स्कूल में बात नहीं करेंगे। व्हाट नीड टू बी डन, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है। आप इंग्लिश के न्यूज़ देखिए, अल जज़ीरा देखिए, BBC देखिए, CNN देखिए, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, 6 महीने के लिए देखिए। अखबार पढ़ाई, कोई अच्छे मैगजीन्स है तो पढ़े। व्हेनेवर यू फाइंड अ न्यू वर्ड, राइट इट, सी द मीनिंग देन एंड देयर। सिंपल चीज़ 5-6 महीने अगर आप कर लिए, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हो जाएगी, आपकी लिसनिंग समझने आएगा उनका आंसर। तो IELTS हार्ड नहीं होता। बच्चों को पता नहीं है कि उसके लिए करना क्या है। उठ के आप जाके एग्जाम दे देंगे और आपको नंबर कम आएंगे, तो वैसा नहीं करना। आप थोड़ा उसके लिए ग्राउंड वर्क करते हुए जाइए। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, न्यूज़ देखिए, डिस्कशंस देखिए और रीडिंग करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइल्स के लिए भी जी हाँ, बेशक हम लोग इन क्लास तो नहीं देते हैं, मगर ऑनलाइन देते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि देखा गया है कि बच्चे फीस भरते हैं, 2-4 दिन जाते हैं, ट्रैफिक होते हैं, कोर्स से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो वी फाउंड कि ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। फॉर दैट रीजन हम लोग ऑनलाइन इम्पार्ट करते हैं ट्रेनिंग IELTS और वेरी नॉमिनल। तो अगर स्टूडेंट समझे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है फॉर एग्जांपल, तो कितना टाइम पहले आइल्स के लिए प्रिपेयर करना एंड क्या बेटर रहेगा? ताकि आई वुड से इफ ही इज डूइंग अ कोर्स फॉर 4 years, तो 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में they can start their preparation for going about planning to study. Okay. And मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आप कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताएं जो हमारे लिए वो टाइम पे आपके लिए चैलेंजिंग थे और ओवरकम कैसे करें आप when you reach initially Canada and facing all that snow. जी हाँ, एक चीज़ है कि एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि कनाडा बहुत स्नो रहती है, कंट्री पूरा लॉक हो जाता है, वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता है। ऐसा मिसकंसेप्शन है। जैसा सऊदी अरब हो या कोई मिडल ईस्टर्न कंट्री हो, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है तो AC से काम चलाया जाता है। वैसा कनाडा में सर्दी ज़्यादा रहती है तो हीटिंग से काम चलाया जाता है। कंट्री रुकता नहीं है, कंट्री चलते रहता है। स्नो भी होती है तो 2-4 महीने के लिए होती है, बाकी के महीने बहुत नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इनिशियली हर जो नया आदमी जाता है, इवन हम, तो हमको भी जॉब में थोड़े दिन के लिए और प्रॉब्लम बहुत जल्दी मिल गया था मुझे। तो अलबत्ता क्लाइमेट की वजह से होता है। और एक चीज़ अदर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत से यूथ समझते हैं कि मैं MBA लेके जा रहा हूँ, तो बेस्ड ऑन दैट MBA में आते ही हाथों हाथ एयरपोर्ट से ले आके नौकरी पे कोई मैनेजर की कुर्सी पर बिठा दे। हर कंट्री में उनका एक सर्टिफिकेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर क्वालिफिकेशन, दे लुक फॉर सर्टिफिकेशन। जैसा ओरेकल आप पढ़े हो तो ओरेकल का सर्टिफिकेशन, SAP है तो SAP का सर्टिफिकेशन होता है। वैसा अगर आप बैंकिंग में काम करना चाह रहे हैं तो बैंकिंग के कई सर्टिफिकेशंस होते हैं। अकाउंटिंग में काम करना चाह रहे हैं तो अकाउंटिंग के कई सर्टिफिकेशन होते हैं। तो वो जब आप निकालते हैं तो आपके लिए जॉब के रास्ते खुलते चले जाते हैं और आसानी से मिलता है। आप बोलेंगे मैं तो ये डिग्री ले आऊँगा और इसी पे मैं नौकरी लूँगा, इट डजंट वर्क दैट वे। आपको उनको जो चाहिए वो फुलफिल करना होता है। ऑल दैट इट नीड्स इज जस्ट गो टू इंडीड, वर्कपोलिस और मॉन्स्टर एंड लुक फॉर the position you are applying for, what people are asking, वो उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करें। That's right. Do call it professionals. उनके लिए भी क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड है और वो कैसे? देखिए, आप जैसा इंडिया में हर कोई जैसा कारपेंटर है कोई भी करिए, ऐसा नहीं है कनाडा या वहाँ। कनाडा में हर चीज़ के लिए ट्रेड लाइसेंस होता है। मतलब
आप अगर कारपेंटर है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन, आप अगर प्लम्बर है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन। तो ऐसे भी कई फील्ड्स हैं। हमारी और जॉब की सोच जाके, जैसा मैं बताया था कि कन्वीनियंस स्टोर और पेट्रोल पंप पर रुक जाती है, ऐसे कई और जॉब्स आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ यू गेट सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन इंडिया। दैट मार्केट इज वेरी बिग मार्केट। तो अभी कैनेडियन गवर्नमेंट कौन से ऐसे न्यू प्रोग्राम्स और फास्ट प्रोग्राम्स ला रही है जिससे हमारे नाजरीन जो इंटरेस्टेड है माइग्रेट होने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? तो वो ऐसे कैटेगरीज है तो आप बताएं। एक तो स्टूडेंट वीज़ा में मास्टर्स करे सो वालों के लिए हमेशा इमिग्रेशन आसान रहा है, पॉइंट्स उनको आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे लोग जाके बसना पसंद नहीं करते। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा प्रोविंसेस को भी थोड़ा राइट दी है कि आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इमिग्रेशन, आपको भी एक कोटा है जिसके तहत आप लोगों को इमिग्रेशन दे सकते हैं। तो वैसे रिमोट एरियाज में भी वो लोग ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट जब आए तो कंट्री के हर कोने में पहुंचने के लिए उनकी पॉलिसी है कि हर छोटे बड़े शहर में भी उसका इकोनॉमिक फ़ायदा आवाम तक पहुंचे। तो वो लोग इनकरेज करने के लिए थोड़े सिटीज़ जो थोड़ा टोरंटो से इधर से दूर है 200-300 किलोमीटर, वहाँ पे भी वो लोग कई इमिग्रेशन के मौक़िफ़ ला रहे हैं। और जैसा मैं बताया स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा से अच्छा है अगर मास्टर्स करें। मिडिल ईस्ट में थे 15-20 साल वहाँ पे काम किए, नाउ दे आर बैक इन हैदराबाद, वाइफ है, बच्चे हैं, दे डोंट वांट टू लिव हियर बिकॉज उनको वहाँ पे अच्छी आदत है, तो वो चाहते हैं कि कनाडा चले, कुछ भी करें बस चले। तो उन लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? जी, एक चीज़ है कि द पीपल हु आर नियरिंग 50 years of age, एट दिस एज इमिग्रेशन में एज के पॉइंट्स तकरीबन 0 हो जाते हैं, तो थोड़ा आपको दुश्वारी हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट दोज पीपल at the age of 50 who want to go and migrate to Canada, उनके लिए थोड़े चांसेस कम है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। वो लोग अगर चले गए तो माँ बाप आपको भी बुला ले सकते, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कैटेगरी में इमिग्रेशन होता है कनाडा में। तो आप बेटर ये रहेगा कि पुट योर चिल्ड्रन फर्स्ट rather than you at that particular age. हाँ, people who are below 30 and somewhere between 30 and 45 एज के पॉइंट्स ग्रेजुअल 47 तक कम होते जाते हैं, मगर those people still have a chance of migration based on their profession. अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं और आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो बस एक लेटर काफी है, कैसा है? देखिए, एक चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी को विजिट पर बुलाना चाह रहे हैं तो इन्विटेशन लेटर नाम की चीज़ होती है, वो हर कोई दे सकता है, वो इज अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट। हाँ, इमिग्रेशन में कोई ऐसा लेटर देके मदद नहीं कर सकता, देयर इज नो सच प्रोविजन। इफ समवन इज फूलिंग यू दैट्स रॉन्ग ऑल्सो। हाँ, पॉइंट्स मिलते हैं रिश्तेदारों के इमिग्रेशन की तरफ, अंकल आंटी नीस नेफ्यू पे मिलते हैं, कज़न पे भी नहीं मिलते हैं, तो भाई बहनों के मिलते हैं। तो वैसे रिश्तेदार आपको दे सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट जो इमिग्रेशन के पॉइंट्स की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। अदर देन दैट इट डजंट। Can you give some information about the startup immigration business? देखिए, कई लोगों के पास यहाँ पर भी बिजनेस होता है या दे हैव वर्कड इन बिग पोजीशन इन एनी अदर कंट्री, आपको पता है इन एंड आउट ऑफ एनी बिजनेस। अब वैसे लोगों के लिए भी कनाडा में स्टार्टअप वीज़े एक प्रोग्राम है जिसके तहत एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, स्टार्टअप प्रोग्राम है जिसके तहत आपको जेन्युइन आपका एक्सपीरियंस ऑफ वे यू वर्क इन विच फील्ड और आपके पास कितना कैपिटल है, आप कितने लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं कनाडा में, आपका नया कॉन्सेप्ट में जाके आपको पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। आप उनको आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पसंद आई तो दे विल गिव यू all the funding required and also provide you letter for entire family migration, you and your kids and everyone. So वो एक अच्छा स्ट्रीम है स्टार्टअप वीज़ा और एंटरप्रेन्योर जिसके तहत कई लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं और जिसके पास जेन्युइन मनी है। हाँ, आपके पास मनी है बट यू डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, दैट दोस काइंड ऑफ पीपल थोड़ा मुश्किल होता है वैसे लोग कि कई ऐसे हमारे पास लोग हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन कैश में है सर, मतलब रेंट आता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर वो खुद मूव होना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को अगर भेजना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कि आप टैक्स भरिए। बेसिकली आप जब टैक्स भरते हैं दैट शोज वेयर योर इनकम इज।
टैक्स भरने से मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ज़ीरो टैक्स भरिए। आपकी जितनी आमदनी है उतना बताइए, ताकि मालूम हो कि ये जेन्युइन आपकी आमदनी है, आप इतना कमा रहे हैं। और हाउ वुड आई नो एज एन ऑफिसर कि आप कितना कमा रहे हैं? आपकी ज़बान सुन के मैं आपको वीज़ा दे दूँ, मैं लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, 1 करोड़ कमा रहा हूँ, बट ऑन पेपर वेयर इज इट? तो पेपर ट्रेल और पेपर प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैनेडियन गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो आदमी अपने ही कंट्री में लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, हाउ विल ही अवॉइड इन माय कंट्री? तो ये चीज़ों को अपने लोग सीरियस लेना शुरू करना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि आपकी अगर आमदनी होगी तो स्टार्ट फाइलिंग योर टैक्सेस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इटसेल्फ शोज कि हाउ मच यू आर अर्निंग एवरी ईयर। तो सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड द इंफॉर्मेशन यू शेयर्ड। नाइस मीटिंग यू। एंड बहुत सारे सवालों के मैं समझता हूँ हमारे नाजरीन को जवाब मिल गए हैं, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई आप समझते हैं कि आप क्वालिफाई हैं या करना चाहते हैं या अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज ड्रीम्स अब्रॉड को कांटेक्ट करें। सफदर हुसैन जैदी साहब हैं, उनका स्टाफ आपको असिस्ट करेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दीजिए अतर खान को इजाजत और देखते रहिए एस टीवी। Connecting communities around the world. ACE TV, always ahead.